प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं कक्षा 10 में और हमारा आज का विषय है कविवर देव द्वारा रचित सवैया और कवित। सवैया और कवित जो है एक काव्य शैली है। जिस प्रकार कबीर जी दोहों में और तुलसीदास जी चौपाई में रचना करते हैं, उसी तरह सवैया और कवित भी जो है एक काव्य शैली है और रीतिकाल की ये बहुत ही प्रसिद्ध शैली है। कवित देव ने अपनी रचनाओं में इनका प्रयोग किया है। यहाँ पर कविवर देव जी का एक सवैया और दो कवित हैं जिनकी हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। बहुत ही सुंदर कवित और सवैये हैं। पहले सवैये में श्री कृष्ण जी के राजसी सौंदर्य का वर्णन किया गया है और दूसरे सवैये में वसंत ऋतु का एक बालक के रूप में वर्णन, और तीसरा जो कवित है उसमें चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा के अंत तक बने रहें। कक्षा के अंत में हम इनके प्रश्न उत्तर भी करेंगे और आप पाएंगे कि आप विषय को समझने में भली भांति पूरे योग्य हो चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसें पट पीत, सांवरे अंग लसें पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदूल देव सहाई। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, बड़ी प्यारी भाषा है। आइए देखते हैं व्याख्या। पायनी नुपुर मंजू बजें, इनके शब्दार्थों को जानने के पश्चात हम बड़ी आसानी से इसकी व्याख्या को समझ सकते हैं। तो पायनी पाँवों में, और नुपुर नुपुर पायल को कहते हैं, मंजू सुंदर, मंजू का अर्थ है सुंदर, बजें बजना, कटी कमर होती है, किंकनी कमर में पहने जाने वाला आभूषण जिसको करधरनी कहते हैं, और हमारी अगर देसी भाषा में देशज भाषा में कहें तो इसको तागड़ी भी कहा जाता है। धुनी तो उसकी धुन। तो देखते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजें यानी श्री कृष्ण जी के पैरों में जो पायल हैं वो बज रही हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, और उनकी कमर में बंधी हुई करधरनी की जो धुन है वो भी बड़ी मधुर है। सांवरे अंग लसें पट पीत, यहाँ पट जो है वस्त्र होते हैं, पीत पीला रंग, और लसें सुशोभित होना, और सांवरा अंग यानी श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हिये हृदय के ऊपर, हुलसे सुशोभित लग रही है, बनमाला बन के फूलों की माला, सुहाई बड़ी सुंदर लग रही है। बन के फूलों की माला, बहुत ही सुंदर माला उनके हृदय पर पड़ी हुई, कह लो उनके गले में डली हुई, बहुत ही सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके माथे पर, मस्तिष्क पर किरीट होता है मुकुट, उनके माथे पर मुकुट है, और उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, सुंदर नयन हैं और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, और उनकी मंद हंसी, मंद मंद उनका हंसना या मुस्कुराना, मुख चंद जुनहाई, उनके चंद्रमा रूपी मुख की चांदनी के समान लग रही है, जैसे उनका मुख चंद्रमा हो और उनकी हंसी चांदनी हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर, यदि ये सारा संसार एक मंदिर है, दीपक सुंदर, तो श्री कृष्ण जी एक सुंदर
दीपक हैं इस संसार के। श्री ब्रजदूल देव सहाई, आगे कविवर देव कहते हैं, वह कामना करते हैं कि श्री कृष्ण जी इस पूरे संसार के सहायक बने, सभी की वो सहायता करें। आइए भाषा सौंदर्य की बात कर लेते हैं। साहित्यिक ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा में लयात्मकता है, देखते हैं, मधुराई, सुहाई, जुनहाई, अनुप्रास अलंकार है और भाषा प्रसाद गुण संपन्न है। मुखचंद में रूपक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है और जग मंदिर दीपक सुंदर में भी रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अलंकारों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी एक दूसरी वीडियो है अलंकारों की, आप उसे देख सकते हैं और अलंकारों को गहराई से समझ सकते हैं। चलिए दूसरा कवित देखते हैं। इस कवित में कविवर ने वसंत ऋतु का वर्णन एक बालक के रूप में किया है। चलिए पढ़ते हैं एक बार। डार दरुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरीत पराग सो उतरो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बहुत ही सुंदर कविता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। डार दरुम, दरुम होता है पेड़, पलना जिसमें बच्चे झूलते हैं वो पलना, और बिछोना हम बिछाते हैं सोने के लिए। यहाँ पर देशज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा के साथ साथ तत्सम और तद्भव शब्द जो है प्रयोग किए हैं कवि ने। तो कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे बिछोना है, द्रुम ये संस्कृत का शब्द है। तो कवि जो हैं वसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत एक बालक के रूप में आ गया और डार दरुम पलना, बिछोना नव पल्लव के, और उस बालक के लिए पेड़ों की जो डालियां हैं वो पलना बन गई हैं और नए नए पत्ते उसके लिए बिछोना बन गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और सुमन होते हैं फूल, पेड़ों पर जो है फूल खिले हुए हैं वो उस बच्चे के झिंगुले के समान लग रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं नवजात, तो उनके जो वस्त्र होते हैं उनको हम झिंगुला कहते हैं, झबला भी हम उसको कहते हैं। तो जो फूल खिले हुए ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये बालक के झबले हों, झिंगुले हों, और बालक के शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कवि देव कहते हैं कि पवन उस बच्चे को पलना झुला रही है। पहली पंक्ति में हमने देखा था पलना कौन बन गया, पेड़ों की डालियां। अब हवा चलती है, वो डालियां हिल रही हैं, तो पवन क्या कर रही है, पलने को झुला रही है। केकी कीर बतरावे, मोर और तोते, केकी होता है मोर, कीर तोता, मोर और तोते जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे बच्चे के साथ बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोकिल जब बोलती है, वसंत ऋतु में हम देखते हैं कोयल बोलती है, तो हलावे हुलसावे, तो ऐसा लगता है कि कोयल भी उसके पलने को हिला रही है और ताली बजाकर उस बच्चे को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पूरीत पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। अब इन दो पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, कंजकली यानी कमल की कली, उसको नायिका कहा गया है, और उसने अपने सिर के ऊपर लताओं की सारी ओढ़ रखी है। जैसे एक औरत अपने सिर के ऊपर साड़ी जो है ओढ़ लेती है, उसका पल्लू कर लेती है, उसी प्रकार
गुलाब की जो कली है उसने अपने सिर के ऊपर लता रूपी साड़ी ओढ़ रखी है। और पूरीत पराग सो उतारों करे राई नौन, और जो फूल खिलने से पहले उसके अंदर जो पराग होता है, उस कली के अंदर जो पराग है, पराग कण है, वो ऐसा लगता है जैसे राई और नमक मिला दिए गए हों। और उस बच्चे की जो है उसकी नजर उतारने के लिए वो कमल की कली उसको प्रयोग करना चाहती है। यहाँ पर कमल की कली को नायिका कहा है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्राते ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब मदन महीप, महीप होता है राजा, और मदन कामदेव, वसंत को भी कामदेव कहा गया है। तो यहाँ पर जो मदन महीप यानी कामदेव राजा का पुत्र जू को बालक, यहाँ पर बालक को राजा कामदेव का पुत्र कहा है। और उसको यानी ताही प्राते ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और उसको सुबह जगाने के लिए गुलाब का फूल चुटकी बजाता है, यानी चुटकी बजाकर बड़े प्रेम से उस बच्चे को सुबह सुबह जगाता है। आइए देखते हैं, भाषा सौंदर्य की बात करते हैं। तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्द हैं, वर्णात्मक शैली है, मानवीकरण हुआ है यहाँ पर। अब ये जो कंजकली है इसको नायिका कहा गया है, तो मानवीकरण हुआ है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी इसमें है। देखते हैं, लयात्मकता है। आगे चलते हैं, तीसरा कवित है, एक बार पढ़ते हैं। इस कवित में कवि ने जो है पूर्णिमा की रात की चांदनी का जो है, चांदनी जो रात है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदती दधी को सो अधिकाई उमगे अमद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखइये देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, लयात्मकता है इसके अंदर, और चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन इस कविता में हुआ है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। अब रात की चांदनी में कवि वर्णन करता है कि किस प्रकार जो है महल या फिर मकान दिखाई दे रहे हैं। सुधा एक शब्द इसमें आया है। सुधा का अर्थ वैसे चांदनी भी होता है, अमृत भी होता है, विष भी होता है और चूना भी होता है। तो यहाँ पर हम अर्थ लगाएंगे चूना, कि चूने से बने हुए जो घर हैं, मंदिर घर हैं, घर को मंदिर भी कहा जाता है। फटिक सिलानी सो सुधारियो, जब चूने से बने हुए उन घरों के ऊपर, महलों के ऊपर जब वो चांदनी पड़ती है, तो फटिक सिलानी सो सुधारियो, कि वो सफ्टिक शिला के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो संगमरमर से बने हुए हों। यानी एक साधारण चूने से बने हुए जो महल हैं वो कैसे लगते हैं कि जैसे संगमरमर से बने हुए हों। वो किस कारण? चांदनी के कारण। आगे फिर वर्णन करता है कवि, उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंत। आगे फिर कहता है कि उददी दधी, दही का समुद्र के समान, कोसो कि उसी के समान, दही के समुद्र के समान जो है वो चांदनी उमग रही है, और आमंद, और जिसकी गति जो है कम नहीं हो रही। जिस प्रकार समुद्र की लहरें, लहरों के ऊपर लहरें चलती हैं और वो कम नहीं होती, उसी प्रकार चांदनी बिखरी हुई है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखाइए देव। कविवर देव कहते हैं कि बाहर से भीतर कोई रुकावट नहीं दिखती। जिस प्रकार समुद्र की लहरें लगातार बहती दिखाई देती हैं, उसी प्रकार चांदनी जो फैली हुई है वो ऐसी लगती है कि जैसे दही का समुद्र हो।
दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। और चांदनी कवि को एक बार लगती है दही की तरह, और दूसरी बार फिर क्या कहता है, दूध को सो फैन फैलियो, कि ऐसी लग रही है चांदनी कि जैसे आंगन में और बाहर चबूतरे तक चारों ओर दूध के पारदर्शी फैन जो है फैल गए हों। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। अब जो रात है, रात कैसी है, तारों भरी है, चांदनी रात है। तो चांदनी रात झिलमिल होती हुई लग रही है, झिलमिलाती है। तो कवि कहता है कि चांदनी रात ऐसे लगती है कि मानो कोई युवती खड़ी हो और उसने झिलमिल करते हुए जगमगाते हुए कपड़े पहन लिए हों। मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। और जो वो तारे हैं किस तरह जगमगा रहे हैं, कैसी उनमें चमक है, मोतिन की ज्योति मिल्यो, कि उन तारों को जैसे मोती की चमक मिल गई हो। और मल्लिका को मकरंद। और मल्लिका का एक फूल होता है जिसका रंग होता है सफेद, और उसके अंदर जब मकरंद होता है तो उसकी आभा जो है देखते ही बनती है। तो ऐसे लगते हैं तारे कि जैसे उनको मोतियों की ज्योति मिल गई हो और मल्लिका के फूल का रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी होता है दर्पण, दर्पण के समान जो है आसमान चमक रहा है, और उसके अंदर चांदनी की जो आभा है, चांदनी की जो चमक है, वो बड़ी उजियारी लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और चांदनी रात में जो चांद निकला हुआ है वो कैसा लगता है, जिस तरह राधा का मुख होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस कविता पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कहीं कहीं गाइडों में इसका गलत जो है व्याख्या दी गई है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि कवि जो है राधा के सौंदर्य का वर्णन करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कवि का जो उद्देश्य है चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन करना है, न कि राधा के सौंदर्य का वर्णन करना है। केवल और केवल हम आखिरी जो पंक्ति है उसमें हम देखते हैं कि चांद कैसा लगता है, चांद लगता है राधिका के मुख के समान सुंदर। तो आइए चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं इसके काव्य सौंदर्य की। तो चांदनी रात का जो है बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, और प्रतीप अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, रूपक है, अनुप्रास है। इन सभी अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और अलंकारों की जानकारी के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। आइए अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने श्री ब्रजदुल किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। कवि ने यहाँ पर श्री ब्रजदुल श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है, और संसार उन्होंने कहा है कि यदि ये संसार एक मंदिर है तो दीपक उसके कौन है, श्री कृष्ण जी। क्योंकि श्री कृष्ण जी जिस प्रकार मंदिर में दीपक प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी इस संसार को आलोकित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये आप स्वयं करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ भाषा सौंदर्य के अंतर्गत। और प्रश्न नंबर 3 है, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। ये भी हम पहले कर चुके हैं, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर चुके हैं, अपने आप करने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर फिर 4 है, दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि बसंत ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। हम देखते हैं कि साहित्य में परंपरागत जो वर्णन होता है वसंत का, उसमें होता है फूलों का खिलना, शीतल वायु का चलना, नायक नायिका का मिलना, नायिकाओं द्वारा झूला झूलना, यानी कामदेव के रूप में वसंत का वर्णन हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बालक को कामदेव का पुत्र बताया गया है, और एक छोटे नवजात शिशु के रूप में वसंत का वर्णन हुआ है, जिस जो है पेड़ों की डालों पर झूलता है, वो उसका पलना है, पत्ते उसके बिछोने हैं, कोयल उसको पलने को झुलाती है, पवन झुलाती है,
मोर और तोते उससे बातें करते हैं। तो ये जो सारा वर्णन है वो एक परंपरागत वर्णन से बिल्कुल भिन्न है। प्रश्न नंबर 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, व्याख्या में हमने पढ़ा कि गुलाब जो है उस बच्चे को चुटकी बजाकर बड़े प्रेम से जगाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वसंत ऋतु होती है तो गुलाब की जो कलियां हैं वो चटक कर प्रातः होते ही चटक कर खिल जाती हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वसंत ऋतु में सुबह सुबह जब प्रातः होती है तो गुलाब की जो कलियां हैं वो चटक कर खिल जाती हैं। प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा। तो पहले हम देखते हैं कि जो मंदिर हैं वो स्फटिक शिला के बने हुए हैं, चांदनी के कारण वो ऐसे लगते हैं कि जैसे संगमरमर से बने हुए हैं। दूसरा है दही से छलकते हुए सागर के रूप में दिखाई देती है चांदनी। और तीसरे दूध के झाग जैसी दिखाई देती है चांदनी। और अंत में बिल्कुल साफ और स्वच्छ दर्पण के समान चांदनी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहां पर कवि जो है चांद की जो तुलना है राधिका के मुख से करता है। यहाँ पर अगर हम काव्य की बात करें तो उसमें जो है जो प्रसिद्ध वस्तु होती है उसके साथ दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है और वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर कवि ने उल्टा किया है कि जो उपमेय की तुलना उपमान से की है, यानी उपमान को छोटा दिखाया है और उपमेय को ज्यादा, यानी राधिका के मुख को ज्यादा सुंदर बताया है न कि चांद को। तो उल्टा होने के कारण यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। आइए प्रश्न नंबर 8, तीसरे कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। हम देखते हैं कि स्फटिक शिला का, दूध से बने हुए झाग, मोतियों की आभा, दही का सागर, दर्पण, तो ये सारी विशेषताएं आती हैं। प्रश्न नंबर 9, पठित कविता के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताएं। काव्यगत विशेषताएं वही जो हमने पहले पढ़ी हैं, भाषा सौंदर्य। तो किन किन अलंकारों का कवि प्रयोग करता है, कैसी भाषा का प्रयोग कवि करता है, किस प्रकार के शब्दों का, कि तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और कवि अपने भावों को जो है वर्णित करने के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है। वो सब बातें आप इसमें मिला करके लिख सकते हैं। यह प्रश्न आप स्वयं करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप विषय को कितना समझ पाए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो को सुनने के पश्चात आप विषय को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक नमस्कार।